नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम उत्तराखंड के 23 साल बाद की क्या तस्वीर है, उत्तराखंड किन मुद्दों को लेकर उसकी आवाज आई, उसका संघर्ष हुआ और राज्य बना। तो क्या इन 23 सालों में 9 नवंबर 2000 से लेकर 8 जनवरी 2024 के दरमियान में कितना सवरा है, कितना संवरना बाकी है, क्या चुनौतियां तब थी और क्या रास्ते इस 23 साल में क्या सुविधाएं लोगों को मिली है। जल जंगल जमीन की लड़ाई, जल जंगल जमीन के नारे और जो आंदोलन रोजगार को लेकर शुरू हुआ था, तो क्या आज की तस्वीर उत्तर प्रदेश के दौरान की तस्वीर से कुछ बेहतर है, बदतर है या वैसी ही है। शिक्षा के बगैर रोजगार मुमकिन नहीं है। तो क्या शिक्षा व्यवस्था, खासतौर पे तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा को लेकर क्या स्थितियां हैं, राज्य में आधारभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है, परिवहन सेवाओं के हालात क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो जन जन से जुड़े हैं, उनको लेकर तस्वीर क्या है। और ये देखते हुए भी कि चंपावत आज मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का जिला है और मुख्यमंत्री की ओर से अनेक प्रयास भी इसमें किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रयास पर्याप्त हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने राज्य आंदोलन की लड़ाई के दौरान 10 दिन से अधिक जेल काटी, वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बड़े नाम रहे हैं। केवल राज्य आंदोलन में ही नहीं, शराब और अन्य बुराइयों को लेकर भी उन्होंने प्रभावी ढंग से मुखर आवाज उठाई और पूरा परिवार इस लड़ाई में जनहित के मुद्दों को लेकर, और उसका नतीजा यह रहा कि जब पहले पंचायत के चुनाव हुए, उसमें वो उत्तराखंड बनने के बाद चंपावत ब्लॉक के पहले ब्लॉक प्रमुख बने। चंपावत ब्लॉक इस 4 जिलों के इस ब्लॉक का सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे अधिक गांव इसमें है। और वर्तमान में उनकी पत्नी जो लगातार इन मसलों को उठाती रही है, वो बालाकोट ब्लॉक की 2019 से प्रमुख हैं। आइए हम पूर्व प्रमुख बहादुर सिंह फत्याल से, जो राज्य आंदोलन करा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। फत्याल साहब, जो लड़ाई आप लोगों ने उस दौर में लड़ी है, तो उस समय के नारे और आज की हकीकत कितना बदलाव देख रहे हैं, कितना समानता देख रहे हैं। उस समय जो युवा पीढ़ी थी, उन्होंने एक नारा दिया था कि परदेशों में आदर्श बनेगा, उत्तराखंड राज्य बनेगा। तो हमने उस लड़ाई के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की और पूरे उत्तराखंड के अंदर में उस समय ये चंपावत जनपद में सबसे बड़ा आंदोलन हमने, एक क्रांतिवीर एक संगठन हमने बनाया, जो युवा यहाँ के चंपावत जिले के, या उस समय चंपावत तहसील थी, उनको लेकर, और हमने इस राज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और 2000 सन में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। और तब परिस्थितियाँ ये थी कि जो चंपावत अभी हमारा विकास खंड है, इसमें उत्तराखंड राज्य बनने से पहले एक ही इंटर कॉलेज था, चंपावत इंटर कॉलेज। उसके बाद तमाम इंटर कॉलेज यहाँ पर खुले और हमारी जो चंपावत तहसील थी, इसका परगना मजिस्ट्रेट मतलब यानी कि एसडीएम लोहाघाट बैठता था। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ भी एक एसडीएम की नियुक्ति हुई। टनकपुर में एसडीएम कोर्ट नया स्थापित किया गया था और आपके लोहा पार्टी में एसडीएम कोर्ट खुला और एक तहसील, उप तहसील बाराकोट में भी खुली। तो ये उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें एक इजाफा हुआ और एक उप तहसील मंच भी खुली गई। तो तमाम इंटर कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले। आज काफ़ी डिग्री कॉलेज इस राज्य में बने हैं और इस जनपद में भी काफ़ी इंटर कॉलेज बने, जूनियर हाई स्कूल बने, हाई स्कूल बने। तो एक शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया सरकार के द्वारा। लेकिन एक जो पलायन जो यहाँ पर
था, जिसको रोकना था उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, वो नहीं रोक पाया, क्योंकि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या थी वो काफ़ी लगातार कम होते जा रही है और ये अभी भी निरंतर जारी है। उसको रोकने का प्रयास किसी भी स्तर में नहीं किया जा रहा है। तो जो उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, उत्तराखंड से पहले हिमाचल प्रदेश 1970 के दशक में स्टेट बना। तो क्या उत्तराखंड की तरक्की की जो गति है, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, जो हिमाचल प्रदेश में है, हम उस मॉडल को क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाए और क्यों हमारे खेत खलिहान खाली हो गए हैं? जो आपने पलायन की बात करी, खेतों को लेकर सिंचाई और जंगली जानवर सिंचाई की कमी और जंगली जानवर का संकट बड़ा है। तो इस क्षेत्र में जो रोजगार दे सकता है, खेती, पशुपालन और बागवानी, इनको मिलाकर, तो ये क्या तरीका होना चाहिए, क्या रास्ता हो सकता है? ये अभी तो जो है अभी वर्तमान की सरकार जो है बागवानी उद्यान की तरफ काफ़ी लोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस बीच में आप देख रहे होंगे कुछ पिछले 2 वर्षों से यहाँ सेब जो और कीवी दोनों की फसल के काफ़ी पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी बागवान यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन लोगों को, किसानों को या कृषक को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इन पैदावार को बढ़ाने के लिए। बागवानी और कीवी और जो अन्य यहाँ के मौसमी जो फल है उसको बढ़ाने के लिए। खेती के बाद चूँकि उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की बार बार बात हो रही है, चंपावत जिला चूँकि पहाड़ और मैदान का मिला जुला इसमें हिस्सा है और उद्योग की मैदान में संभावना है, लेकिन यहाँ नए उद्योग तो विकसित नहीं हो पाए हैं, कोई भी नई इकाई नहीं लग पाई है। उल्टा कुमाऊं मंडल विकास निगम की रोजेंट टर्पेटाइन फैक्ट्री थी, वो साल 2006 में बंद हो गई। तो उद्योगों को, चाहे वो लघु उद्योग हों, चाहे वो मध्यम श्रेणी के उद्योग हों, अगर बड़े उद्योग न भी लग पाए तो इन उद्योगों को सिडकुल की इकाई खोलने को लेकर तो क्या किया जाना चाहिए? क्या, क्योंकि उद्योगों से रोजगार की बढ़ोतरी की संभावना बढ़ती है। उद्योग तो हमारे पहाड़ों में लगना काफ़ी मुश्किल जैसा काम है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाता है। जो हमारी तराई की बेल्ट है इसमें उद्योग लगे, जैसे आपके टनकपुर में भी, हमारे बनवासा में उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, आपके रुद्रपुर हरिद्वार में भी, वननगर में भी हमारे उद्योग लगे हुए हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो काफ़ी हद तक हमारी समस्या हल हो जाएगी। जहाँ तक अभी शिक्षा की बात आई थी, मेरा मानना यह है कि जो पहाड़ी राज्य है, जैसे केरल में हमारा एक कोट्यम जिला है जहाँ पर सबसे अधिक शिक्षा व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी है। उस प्रकार से यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों को सरकार प्रोत्साहन करके यहाँ पर खोले। उससे क्या होगा कि जो बाहर के बच्चे हैं पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और यहाँ के बच्चे भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य को लेकर चूँकि मुख्यमंत्री जी का जिला है, कुछ स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, ICU बदले चले हैं, अल्ट्रासाउंड है, लेकिन विशेषज्ञ की डॉक्टरों की जो अपनी कमी है, CT स्कैन की मशीन है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से लोगों का पलायन गांवों से हो रहा है, तो स्वास्थ्य में भी बड़े अस्पतालों से केवल एक रेफर करने वाली जो एक प्रक्रिया है, उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है? इसके लिए जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा और यहाँ को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा उनको, डॉक्टर्स को। अभी दिसंबर महीने में 24 दिसंबर को देहरादून में बड़ी रैली निकली थी। 2 मुद्दे थे जो पूरे प्रदेश में छाए रहे, भूमि कानून और मूल निवास का। और इस महारैली के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो क्या भूमि कानून और से जो ज़मीन की खरीद फरोख्त बाहर के प्रदेश से बाहर के लोग कर रहे हैं, उस और ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उस चुनौती को कैसे देखते हैं? साथ में जो नागरिकता से संबंधित बात है, मूल निवास की जो बात है, मतलब मूल निवास को स्थायी निवास के से कन्वर्ट करने से
बाहर के लोगों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, वो स्थानीय लोगों की कीमत पर मिल रही है। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है बतौर राज्य आंदोलनकारी? जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे साथ जो अन्य स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़ में शायद 1950 का भूमि कानून, ये आपका मूल निवास कानून वहाँ पर लागू है। क्या झारखंड में भी उन्होंने इसी विधानसभा में उसको पास किया है, वो भी लागू हो जाएगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें ऐतिहासिक कदम उठाया कि हम इसमें विचार कर रहे हैं, उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, शीघ्र ही उसमें निर्णय आने वाला है। तो हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवास थे उनको काफ़ी राहत मिलेगी इस कानून बनने से। उत्तराखंड में जो राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं रही है, स्थिरता, इस सेंस में सरकारें तो टिकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो वहाँ केवल 4थे मुख्यमंत्री आए हैं। हमारे वहाँ 11 से अधिक मुख्यमंत्री इस दौरान रहे हैं। तो क्या बार बार मुख्यमंत्रियों की रिशफलिंग करने से भी प्रदेश के विकास की गति और जो उसकी एक निरंतरता है वो प्रभावित होती है? हाँ, कुछ हद तक तो होती है, लेकिन अब जनता को स्थिर मुख्यमंत्री के रूप में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं। लोगों को उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा इनका कार्यकाल रहेगा और यहाँ की जनता जो है उन्हें अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। तो एक आखिरी सवाल, चूँकि इस राज्य की मांग रोजगार को लेकर होती है और अब चूँकि रोजगार का संकट गहरा रहा है, तो युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी रोजगार हो, चाहे निजी क्षेत्र का रोजगार है या स्वरोजगार हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? रोजगार को के लिए तो सरकार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इस बीच में काफ़ी नौकरियों में पिछले आप देख रहे हो कि 1-2 वर्षों में काफ़ी सरकारी नौकरियों में लोगों को, युवाओं को मौका मिला है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अन्य इसी प्रकार से अन्य युवाओं को भी नौकरी में आने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पटियाल साहब।